नमस्कार। आज का हमारा विषय है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्यक्षेत्र और कार्य। शैक्षिक मनोविज्ञान जो शिक्षा से संबंधित होता है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। शैक्षिक, इसमें जो शिक्षा है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा लैटिन भाषा के दो शब्द ई प्लस ड्यूकेटम से बना है। एजुकेशन, अंग्रेजी के में शिक्षा को एजुकेशन बोलते हैं। ये लैटिन भाषा के जो एजुकेटम है उससे बना है, जिसमें दो शब्दों का मिश्रण है, ई प्लस ड्यूकेटम। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूके यानी बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। किसको? जो बच्चा होता है उसके जो अंदर का अंतर्निहित जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा। और मनोविज्ञान, यह लैटिन भाषा के साइको प्लस लॉगस, दो अर्थों से साइकोलॉजी बोलते हैं मनोविज्ञान को अंग्रेजी में। और ये लैटिन भाषा के दो शब्द साइको प्लस लॉगस से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान। इस तरह शैक्षिक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और ये शिक्षा है, ये जो बालक की अंतर्निहित योग्यता है उसको बाहर निकालने का काम करती है, और ये मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है मन का। तो इसके विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द में मूल धातु है। तो शिक्षा शब्द में मूल धातु क्या है? शिक्ष धातु। शिक्षा जो कि संस्कृत की धातु है, ये शिक्ष जिसका अर्थ होता है सीखना, इससे बना है ये शिक्ष धातु से, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो एजुकेशन की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा से। जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से मानी जाती है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको यानी बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? जो बच्चे का ज्ञान है उसको अंदर से बाहर निकालना। अंतर्निहित जो उसमें जो शक्तियाँ हैं ज्ञान की, उनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? द्विमुखी, ये शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया था एडम्स ने। कौन कौन तो तत्व कौन कौन से होते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक जो कि सिखाने वाला होता है, शिक्षार्थी जो कि शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है। तो इस तरह शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताए। इन दोनों के बीच में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, इसमें अंतः प्रक्रिया। तो इस तरह ये द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया? कि शिक्षा है इसमें तीन तत्व मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से? ये जॉन डेवी ने बताया था शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें ये पुस्तक थी शिक्षा और तथा समाज, ये पुस्तक थी, इसमें इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था जॉन डेवी ने। कौन कौन से तीन अंग होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या समाज जिसको बोल सकते हैं, जो भी जिसके विषय में भी उसको चर्चा करनी है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीन त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था जॉन डेवी ने, और एडम्स ने द्विमुखी बताया था, शिक्षक और शिक्षार्थी। इसने एक और शब्द जोड़ दिया था, पाठ्यक्रम, जॉन डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3R से क्या आशय है? 3R, इसका मतलब होता है लिखना, पढ़ना और गणना करना। ये 3R का मतलब है, राइटिंग, रीडिंग, अर्थमेटिक। इस तरह ये तीन आर से मतलब है लिखना, पढ़ना और गणना करना। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, संकीर्ण अर्थ में शिक्षा का आशय है इससे। और शिक्षा का व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो कि 4H मॉडल है वो किसने दिया था? तो ये 4H मॉडल है शिक्षा का व्यापक अर्थ में, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिसमें 4H का मतलब है हेड यानी मानसिक विकास, हार्ट यानी भावात्मक विकास, और हैंड यानी क्रियात्मक विकास, और हेल्थ यानी शारीरिक विकास। ये 4H ये मॉडल दिया था महात्मा गांधी ने, और जिसको 4S मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ,
हेड यानी जो मानसिक उसका विकास होता है बच्चे का, और हर्ट यानी भावात्मक इमोशन जो होते हैं उसके भावात्मक विकास, और हैंड जो काम करता है, क्रिया जिससे करता है, तो इस तरह हो गया क्रियात्मक विकास, और हेल्थ यानी शारीरिक विकास। इस तरह ये 4H मॉडल से मतलब है, जो कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का आशय लिया जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था 4H मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा कितने प्रकार की होती है। उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होती है, इसमें उद्देश्य और समय निश्चित होता है, जैसे कि विद्यालय में निश्चित उद्देश्य होता है शिक्षा का, और समय भी निश्चित होता है, विद्यालय का समय टाइम निश्चित होता है। तो इस तरह विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं हम औपचारिक शिक्षा। और दूसरी है शिक्षा का दूसरा भेद है उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा। इसमें समय और स्थान निश्चित नहीं होता, कहीं भी दी जा सकती है अनौपचारिक शिक्षा। जैसे परिवार में दादा दादी द्वारा जो भी शिक्षा, माँ के द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ले सकते हैं। इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता, और ना ही निश्चित इसका परिस्थिति भी यहाँ भी नहीं निश्चित नहीं होती, और निश्चित स्थान भी नहीं होता, समय भी निश्चित नहीं होता। तो इसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जो कि परिवार से हमें मिलती है। उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा का जो तीसरा प्रकार है वो है निरौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, उद्देश्य तो निश्चित होता है इसका, लेकिन स्थान निश्चित नहीं होता। जैसे कि ओपन स्कूल से दूरस्थ शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगी। इस तरह शिक्षा के उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा में आएगी। अनौपचारिक जो माँ बाप से परिवार से मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। और निरौपचारिक शिक्षा जो हमें ओपन स्कूल से पत्राचार के माध्यम से जो भी शिक्षा मिलती है उसको हम निरौपचारिक शिक्षा में शामिल करेंगे। इस तरह शिक्षा 3 प्रकार होते हैं उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं वही शिक्षा कहलाती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये है फ्रॉवेल की है कि बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं वही क्या कहलाती है? शिक्षा। ये फ्रॉवेल है, इन्होंने जो शिक्षक होता है उसको बाल उद्यान का कुशल माली भी बताया था, फ्रॉवेल ने ही बताया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णतः को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद की। व्यक्ति होता है मनुष्य, उसमें पहले से ही ज्ञान निहित होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसकी परिभाषा है? ये अरस्तु ने कहा, जो कि इनका फेमस जो पंक्ति है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इस तरह इनने शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने दी थी? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक, ये हमेशा गतिशील होती है शिक्षा। तो शिक्षा दर्शन का कैसा पहलू है? गत्यात्मक। किसने कहा? एडम्स ने। गत्यात्मक पहलू एडम्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनुष्य का पूर्ण विकास है। ये परिभाषा किसने दी थी शिक्षा की? ये कमेनियस ने दी थी कि शिक्षा मनुष्य का पूर्ण विकास। पूर्ण विकास कमेनियस। गत्यात्मक पहलू एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है। शिक्षा का कार्य क्या है? आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है। आत्मा को विकसित करने में सहायता, अरविंद। आत्मा को विकसित, अरविंद। इस तरह याद कर सकते हैं हम। शिक्षा का कार्य आत्मा को विकसित करने में सहायता देना है, तो ये किसने कहा था? अरविंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइको और लॉगस 2 शब्दों से मानी जाती है। साइको धन लॉगस, जो कि ग्रीक भाषा का है, जिसको लैटिन भाषा की भी मानते हैं, अगर ग्रीक और लैटिन भाषा दोनों।
तो यह साइको और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का आदि जनक माना जाता है। तो मनोविज्ञान के विषय में सबसे पहली चर्चा की थी वो है विद्वान अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो इनको अपने अकादमी का जो पाठशाला है उसका मस्तिष्क मानता था, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था। पहले ये जो मनोविज्ञान था ये दर्शन शास्त्र का विषय था, लेकिन इसको मनोविज्ञान से अलग किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया था मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान चल रहा है आधुनिक मनोविज्ञान, इसका जनक किसे माना जाता है। तो इसका जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जो मनोविज्ञान है साइकोलॉजी शब्द, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो रूडोल्फ गोइकिल ने किया था सबसे पहले इसका प्रयोग मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मतलब जिसने सबसे पहले प्रयोगशाला के माध्यम से मनोविज्ञान का अध्ययन किया था, तो उसका जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग मनोविज्ञान के ऊपर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ये बोजेंद्रनाथ सोल थे, उन्होंने 1905 में की थी। और विश्व में सबसे पहले अमेरिका की जो विलियम जेम्स हैं उन्होंने 1905 में 1879 में विलियम वुंड ने की थी लिपेंजिंग शहर में। और भारत में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी बोजेंद्रनाथ सोल ने, जो कि 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के विकास का क्रम है। जो मनोविज्ञान है इसका विकास होता गया, तो अब तक 4 जो रूप हैं मनोविज्ञान के वो माने जा चुके हैं, और जिसमें क्रम से इनको अस्वीकार करते गए हैं। और वर्तमान में जो रूप अपनाया जा रहा है वो मनोविज्ञान का वो है व्यवहार का विज्ञान। तो इसके 4 रूप अब तक विकास क्रम 4 तक हो चुके हैं, जिसमें पहला है आत्मा का विज्ञान। जो सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान, जो कि किसने माना था, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। लेकिन 16वीं सदी में ये माना गया था, लेकिन आत्मा का कोई रंग रूप निश्चित आकार नहीं होता, तो इस तरह इसको फेल कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था कि आत्मा का ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है। तो इस तरह ये इनका जो जवाब था उससे विद्वान संतुष्ट नहीं हुए थे। तो जो आत्मा का विज्ञान है इसको अस्वीकार कर दिया गया था कि ये तो धर्म का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मनोविज्ञान का विकास क्रम का नेक्स्ट है वो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान माना गया था मनोविज्ञान को सबसे पहले, लेकिन ये भी अस्वीकार कर दिया गया था। फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था मनोविज्ञान को, जो कि पंपोनोजी ने सबसे पहले ये अवधारणा दी थी, और थॉमस रीड, जॉन लॉक और बर्कले ने इसका समर्थन किया था 17वीं शताब्दी में। लेकिन मन भी एक तो अंतर्मुखी होता है और निजी होता है। मन की भी कोई अपनी, क्योंकि दूसरे के मन को हम जान नहीं सकते, इसलिए ये भी परिभाषा बाद में अस्वीकार कर दी गई थी कि मन का कोई अपना दूसरे के मन को हम पता नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह इसकी परिभाषा भी निश्चित जो ये विद्वान थे पंपोनोजी, ये इनका सही तरह से व्याख्या नहीं कर पाए मन की, इसलिए ये इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था, चेतना का विज्ञान, जो कि किसने दिया था, विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली, टिचनर और बाइब्स ने दिया था। ये 19वीं शताब्दी में दी थी इन्होंने। लेकिन चेतना भी होती है, वो 3 तरह की होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इस तरह ये 3 तरह की होती है चेतना भी। तो चेतना का अपना कोई निश्चित
आकार इन्होंने इसकी भी निश्चित परिभाषा, सही तरह से व्याख्या नहीं कर पाए कि जो 10% होता है वो ही चेतन मन होता है, बाकी अचेतन होता है 90%। तो इस तरह चेतना का विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद व्यवहार का जो विज्ञान है उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है विलियम्स मैकडूगल की, जिसने ये जो चेतना है इसकी आलोचना की थी। आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की बहुत ही इन्होंने आलोचना की थी और व्यवहार को अपनाने पर बल दिया था इसमें विलियम मैकडूगल ने। वर्तमान समय में मनोविज्ञान का कौन सा स्वरूप मान्य है? तो जो वर्तमान में ये 3 रूप तो अस्वीकार कर दिए गए थे, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इन तीनों को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद अंत में अब जो वर्तमान में मनोविज्ञान का जो रूप मान्य है वो है व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान, कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान है। ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को माना, फिर मन या मस्तिष्क को माना, फिर चेतना को अपनाया और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये किसकी परिभाषा है? जेबी वॉटसन की। और इसका समर्थन किया था मैकडूगल ने, जो कि इन्होंने ये विलियम्स मैकडूगल है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें चेतना की काफ़ी आलोचना की थी और व्यवहार को अपनाने पर बल दिया था। और पिल्सबरी, वुडवर्थ, इन्होंने भी समर्थन किया था व्यवहार या अनुभूति के विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये मनोविज्ञान की परिभाषा किसकी है? तो ये है वॉटसन की, जेबी वॉटसन की मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये किसने मनोविज्ञान की परिभाषा दी? वॉटसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने कहा? मैकडूगल ने, जिन्होंने चेतना शब्द की आलोचना की थी अपनी आउटलाइन साइकोलॉजी बुक में। तो उन्होंने मनोविज्ञान को आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बताया। आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान मैकडूगल, आचरण और धनात्मक वॉटसन ने कहा, और आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्किनर ने, एक्सपीरियंस का विज्ञान। किसने कहा था? स्किनर ने, अनुभव का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य कितने हैं? तो मनोविज्ञान है, इसके मुख्य 3 लक्ष्य माने गए हैं। कौन कौन से? मापन व वर्णन, पूर्वानुमान व नियंत्रण, व्याख्या। ये 3 अनुभव जो मनोविज्ञान है उसके लक्ष्य माने गए हैं। सबसे पहले जैसे हम कोई भी किसी की सीखने का या उसकी बुद्धि का पता लगाते हैं तो सबसे उसका वर्णन करने के लिए सबसे पहले हमें उसका मापन, बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से मापन करना होगा। जैसे किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है तो वो हम ये पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति किस परिस्थिति में किस तरह का कार्य करेगा। तो इस मनोविज्ञान को यह हमें समझाने, मापन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसका लक्ष्य है कि तीव्र जो व्यक्ति है जिसकी IQ लेवल 130 है वो तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है और वह अलग अलग परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यवहार के माध्यम से कर सकता है। तो इस तरह ये इसका मापन और वर्णन इसका मुख्य लक्ष्य है मनोविज्ञान का। दूसरा लक्ष्य है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। ये जो मनोविज्ञान है इसका दूसरा लक्ष्य है। इससे हम पूर्व कथन करते हैं, किसी के बारे में पहले ही कोई कह देते हैं कुछ बात, ताकि उससे ये ठीक ढंग से हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जो पूर्व कथन कहते हैं और नियंत्रण, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और मनोविज्ञान जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व जो कथन है वो करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रण करना होता है। मनोविज्ञान का तीसरा और अंतिम लक्ष्य है व्याख्या। मनोविज्ञान का ये अंतिम लक्ष्य माना जाता है कि व्यवहार की व्याख्या करना। व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोविज्ञान कुछ सिद्धांत और
नियमों का निर्माण करता है ताकि उनकी व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से वो कर सकता है। इस तरह ये मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य माने गए हैं: मापन व वर्णन, पूर्वानुमान व नियंत्रण और व्याख्या। ये मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पागल, उन्मादी, विक्षिप्त आदि मानसिक रोगियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पागल लोग होते हैं, उन्मादी लोग होते हैं, विक्षिप्त लोग होते हैं, उनकी आदि जो मानसिक रोगी हैं उनका अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत किया जाता है। ये जो असामान्य मनोविज्ञान की शाखा है, इसमें मानव असाधारण और असामान्य जो व्यवहार करता है उस पर अध्ययन किया जाता है, और मानसिक रोगों से जो उसके व्यवहार हैं उसके कारणों का और उपचारों का विश्लेषण किया जाता है इसमें। और जब असामान्य व्यक्ति जैसे पागल है तो उसके बारे में उनके रोगियों का अध्ययन करके उसके व्यवहार का पता लगाया जाता है। तो इस तरह ये जो पागल, उन्मादी, इनका अध्ययन मानसिक रोगियों को अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? असामान्य मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की शाखा है, कार्य क्षेत्र उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत दूर रहने वाले किसी सदस्य या कोई आने वाली दुर्घटना या विपत्ति का आने से पूर्व पता लग जाना किस शाखा से संबंधित है? जैसे हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसे होने वाला है, हमारे किसी परिवार में कोई कुछ ऐसे होने वाला है, मुझे पहले ही आभास हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना काफ़ी लोग। तो ये इसका पता जो ये किस शाखा के अंतर्गत चलता है? तो ये परा मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत चलता है कि किसके ऊपर विपत्ति आने वाली है, किसके साथ दुर्घटना होने वाली है। कुछ बहुत दूर रहते हैं वो लोग, लेकिन आभास हो जाता है लोगों को। तो ये जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? ये परा मनोविज्ञान है। ये वर्तमान में नई खुजी हुई शाखा है परा मनोविज्ञान। तो इसके अंतर्गत होता है, पहले ही पता चल जाता है लोगों को, वो भले कितने ही दूर रहते हैं लेकिन उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आदि मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु को माना जाता है, लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वो है थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक है, इनको क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने प्रयोग किए थे, इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो ये वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक कैसे? जैसे इसमें नियम और जो सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर कब, क्यों, कैसे इसका हल किया जाना है, इसका निर्धारण होता है। इस तरह ये वैज्ञानिक है। तो ये जो प्रकृति है इसके संबंध में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए हम ये जो वाक्य हैं 10 इनको हम देखेंगे ध्यान से। तो मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। ऐसे हमको क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, तो इनमें से कोई भी 3 दे देगा और एक अलग से दे सकता है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक व विधायक विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक एक अनुप्रयुक्त अनएप्लाइड विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक एक सकारात्मक व विशिष्ट विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक शिक्षात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है। और मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। और 10वां और अंतिम प्रकृति है मनोविज्ञान स्वीकारात्मक विज्ञान है। ये मनोविज्ञान की प्रकृति है कि मनोविज्ञान किस तरह का विज्ञान है, कैसा है। वैज्ञानिक है, व्यवहारिक और विधायक विज्ञान है मनोविज्ञान। यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सकारात्मक और विशिष्ट विज्ञान है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षात्मक विज्ञान है। और मनोविज्ञान वस्तुपरक विज्ञान है। और मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान तो है, लेकिन ये प्रयोगात्मक, विकासशील, स्वीकारात्मक विज्ञान, ये इस तरह की इसकी प्रकृति होती है। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताए? ये लिंडग्रेन जो विद्वान थे, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व बताए हैं 3। कौन कौन से? अधिगमकर्ता, जो सीखता है वो, जिसमें हम शिक्षा का विकास करते हैं, अधिगमकर्ता। अधिगम की प्रक्रिया, उसमें किस तरह हमको सिखाना है वो प्रक्रिया। और अधिगम की स्थिति,
जो उसका वातावरण है, परिस्थितियाँ। ये 3 मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व बताए किसने? लिंडग्रेन ने। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति। किसने बताया? ये लिंडग्रेन ने। अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये वॉटसन ने कहा था। किसका कथन है? ये वॉटसन। कि तुम मुझे 1 दर्जन बालक, ये भी इनकी परिभाषा है, इस तरह भी बोल सकते हैं इसको, कि तुम मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उनको डॉक्टर, वकील, डाकू, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, टीचर कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? ये तो ये वॉटसन ने कहा था। क्योंकि ये व्यवहारवादी है, तो व्यवहार के द्वारा बच्चा सीखता है। जैसे वो परिवेश में, वातावरण में रहता है, उसके द्वारा ही वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही वो सीखता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, बड़े से बड़ा विद्वान और डाकू, कोई कुछ भी बना सकता हूँ, आतंकवादी। किसकी परिभाषा है? ये वॉटसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विलियम जेम्स हैं, इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी एनिमा किसकी पुस्तक है? तो ये अरिस्टो की पुस्तक है, डी एनिमा, जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल आरंभ किससे होता है? तो मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक काल आरंभ होता है वो होता है विलियम वुंड से। उन्होंने वैज्ञानिकता को प्रारंभ किया था मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो जो प्रकार्यवाद है इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स को माना जाता है, जिसको कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसको ही विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संप्रदाय को मनोविज्ञान का द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय है, इसको मनोविज्ञान का द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है हमारा, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। तो क्या बनाता है? एक विज्ञान बनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है? एक विज्ञान बनाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्यक्षेत्र और कार्य से संबंधित जो विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? पंपोनोजी, इन्होंने तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। वॉटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और विलियम वुंड हैं, ये चेतना का विज्ञान मानते हैं, विलियम वुंड डिक्शनरी। और डेकार्ट और अरस्तू और जो प्लेटो हैं ये आत्मा का विज्ञान मानते हैं। तो सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन है? वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। तो किसका व्यवहारिक रूप है? बाल मनोविज्ञान का, समाज मनोविज्ञान का, सामान्य मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। स्टेनली हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका तैयार किया है? तो एडोलसेंस पुस्तक है, उसमें इन्होंने किशोरावस्था का विस्तृत खाका तैयार किया है। निम्नांकित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है गाथा वर्णन विधि। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडोगल ने दिया था, जो कि आउटलाइन साइकोलॉजी है, उसमें भी इन्होंने चेतना शब्द की निंदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की व्याख्या के लिए क्या होना जरूरी है? तो उसमें निश्चयात्मकता होना जरूरी है, या संभावनापूर्ण होना जरूरी है, या पूर्व नियतता होना जरूरी है, या विकासशीलता। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विस्तृत व्याख्या करने के लिए विकासशीलता बहुत ही जरूरी होती है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता हो, ये सिद्धांत है। तो ये है ह्यूरिस्टिक विधि, स्वयं खोज करके ही, मतलब जो हम खोज करके स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ही
उपयोगी माना है निरीक्षण करके। तो ये विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि में ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक नहीं दी थी, खोज विधि की मैं खोजता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सहायक है विद्यार्थी को जानने में? हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम विद्यार्थी को जान सकते हैं उसके व्यवहार के द्वारा। अधिगम परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। कक्षा की समस्याओं का समाधान करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे, डी सही है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणी के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। तो वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी बालक के प्रति? तो वो है प्रयोगात्मक, उसके व्यवहार पर का प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हम ये जान सकते हैं और भविष्यवाणी उस बच्चे के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत व्यवहार के विश्लेषण व अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक जो संप्रदाय है उसके द्वारा हम व्यवहार का विश्लेषण और अवचेतन विचारों को भावनाओं और स्मृति पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक जो संप्रदाय है वो। हमारे पाठ्य स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये कहा था स्पेंसर ने कि हमारे पाठ्य स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। स्थूल यानी पूरा आकार जिसका हो उससे स्टार्ट होना चाहिए और सूक्ष्म उसके बंटवारा होकर बिल्कुल ही सूक्ष्म तक समाप्त, बिल्कुल एक एक कड़ी बच्चे को समझ में आनी चाहिए। इस तरह का पाठ होना चाहिए। व्याख्या और सदी समास पूरी तरह से उसका खोल के रख देना चाहिए पाठ को। निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि संरचना के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो जो व्याख्यान विधि है ये संरचना के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाकी सभी संरचनात्मकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये सूचना प्रसंस्करण के सबसे अधिक निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो अनुशासन बनाए रखने में सहयोग बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान देता है। कक्ष की समस्याओं का समाधान ये भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। आकलन और मूल्यांकन में सहयोग ये भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो इसमें हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये सभी करते हैं तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान शाखा है, ये भी है अनुप्रयुक्त अप्लाइड ब्रांच है ये शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान भी है शिक्षा मनोविज्ञान। एक धनात्मक विज्ञान है, ये भी है जो कि वॉटसन ने कहा था। और शिक्षा मानक नॉर्मेटिक विज्ञान है, ये नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। तो डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है? बिल्कुल है, क्योंकि ये वैज्ञानिक मनोविज्ञान है, इसलिए इसका संबंध क्या और क्यों से भी है। यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी ये शिक्षा मनोविज्ञान करता है। यह शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षक अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है, इनसे भी ये संबंधित होता है। यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, तो ये पूर्ण विज्ञान है, तो ये गलत हो जाएगा नहीं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा महत्व नहीं है? शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, मनोविज्ञान शिक्षार्थी को जानने में भी सहायक होता है। शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, शिक्षक को स्वयं भी जानता है शिक्षा मनोविज्ञान। प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में भी ये शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है, तो ये व्यावसायिक वृद्धि में भी सहायक है। तो ए बी सी डी ये तीनों हो जाएंगे। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो ये क्रो एंड क्रो ने दी थी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था
वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। औपचारिक रूप से परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। तो परिवार हमने देखा था कि औपचारिक तो विद्यालय से मिलती है, अनौपचारिक परिवार से मिलती है। तो परिवार बच्चे को कैसी शिक्षा प्रदान करता है? अनौपचारिक, जिसका समय निश्चित नहीं होता, उद्देश्य भी निश्चित नहीं होता है। वो जो भी शिक्षा प्राप्त करता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो ये परिवार से प्राप्त होती है अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। तो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो परिवार बच्चे को पहले भी ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ चुका है। तो कैसी शिक्षा देता है? अनौपचारिक रूप से, क्योंकि दादाजी के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, माता के द्वारा, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार आ जाता है और व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये परिभाषा है स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा है स्किनर की, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की वर्णन और व्याख्या, ये पहले भी आ चुका है, क्रो ने दिया था ये परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है। स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए ये भी शिक्षकों को भी ये जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो ये भी सही है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए बालकों की भी आवश्यकता की जानकारी करवाती है। विकल्प संख्या ए और ब ये दोनों ही सही हैं। तो ये सी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। तो ये तीनों ही करता है मनोविज्ञान शिक्षक के द्वारा शिक्षक। तो ये डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान है। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर्निहित है, ये सही होगा। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों में ही शामिल होते हैं। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, सिगमंड फ्रायड है।